एक रोशनी तेजी से फंगारी और उसके साथियों के पास आने लगी, जो असल में तीसरे पड़ाव का एक अमोघनाथ था। उस अमोघनाथ ने अपने हाथों में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा कर सामने वालों पर जोरदार हमला कर दिया। फंगारी के साथियों ने जब वो हमला अपनी तरफ आते हुए देखा तो उनके चेहरों पर बहुत ज्यादा परेशानी दिखने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस तेज हमले से बच ही नहीं सकते थे। पर तभी काले रंग के भालों से तैयार एक खतरनाक युद्ध नीति सीधे आकर उस अमोघनाथ के हमले से टकरा गई। उस टक्कर के तुरंत बाद अमोघनाथ का हमला तबाह हो गया, मगर युद्ध नीति तो आगे बढ़ती गई और सीधे जाकर उस तीसरे पड़ाव के अमोघनाथ से टकरा गई। एक पल के लिए उस शख्स को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो खून की उल्टियां करते हुए बहुत दूर जा गिरा। उसके चेहरे पर इस वक्त बेइंतहा खौफ नजर आ रहा था, जिसके साथ उसने आसमान की तरफ देखा। ये वही हिस्सा था जहां से वो युद्ध नीति का हमला आया था। उसे वहां ढेर सारे लोग दिखाई दिए जो काले रंग के कवच पहने हुए थे। उनके इस पहनावे को पहचानते हुए शेर पहाड़ी के योद्धाओं ने कहा, ये तो अमर पक्षी फौज के योद्धा है। इतने में उस फौज में सबसे आगे खड़े लड़के ने फंगारी की तरफ देखते हुए कहा, कैसे हो फंगारी? वैसे मुझे उम्मीद है कि पिछली मुलाकात के बाद से तुम्हारा वक्त अच्छा ही बीता होगा। उसकी आवाज को सुनकर उस लड़के को देखते ही फंगारी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसने तुरंत उसे पहचानते हुए कहा, ध्रुवांश, क्या ये तुम हो? इस पर ध्रुवांश कुछ कदम आगे आया और उसके चेहरे पर थोड़ी रोशनी पड़ी। वो इस वक्त फंगारी को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में काफी यकीन दिख रहा था। दरअसल आगे बढ़ते हुए अमर पक्षी फौज ने बहुत से योद्धाओं को सबक सिखाया था और उसे इस इलाके से काफी ज्यादा शक्तियां महसूस हो रही थी। इसलिए ध्रुवांश जल्द से जल्द यहाँ पहुंच गया और उसने देखा कि वहां फंगारी और उसके साथी मौजूद थे। इतने में फंगारी के साथ खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने ध्रुवांश की तरफ देखकर कहा, तो आप ही अमर पक्षी गुट के नए लड़ाके ध्रुवांश राजवंशी। मैंने अपने भतीजे के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। वैसे मैं हूं फारिश, शेर पहाड़ी का लीडर। उसकी बात पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ दो अमोघनाथ हैं जो तीसरे पड़ाव पर हैं। उनमें से एक को तो मैं संभाल लूंगा, मगर आप लोगों को दूसरे को संभालना होगा। क्या आप सभी ऐसा कर लोगे? ये सुनकर फारिश के चेहरे पर काफी खुशी दिखने लगी। ये खुशी इस बात की भी थी कि ध्रुवांश की बातों से साफ हो गया था कि वो इस शहर पर कब्जा नहीं जमाना चाहता था। इसका मतलब इस शहर पर शेर पहाड़ी के योद्धा अपना कब्जा जमा सकते थे। इस बारे में सोचकर फारिश ने हामी भरी और तब ध्रुवांश मुस्कुराते हुए युद्ध नीति काबू करने लगा। उसके बाद उसने वो युद्ध नीति एक बार फिर उस तीसरे पड़ाव के अमोघनाथ पर इस्तेमाल की जिस पर उसने कुछ ही पलों पहले हमला किया था। वहीं उस हमले के तुरंत बाद तीसरे पड़ाव के अमोघनाथ के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, जिसके साथ उसने कहा, अमर पक्षी फौज अगर यहाँ है तो इसका मतलब इस गुट की वजीर भी आसपास ही होगी। इस बारे में सोचते ही वो हड़बड़ाते हुए वहां से भागने लगा और अब उसे चिंगार शहर खोने की कोई परवाह नहीं थी। वहीं उसे इस तरह भागते हुए देख उसके बहुत से साथी योद्धा भी खौफ के मारे जान बचाकर भागने लगे। इस बीच शेर पहाड़ी का जोश और ज्यादा बढ़ गया और वो तेजी से योद्धाओं पर हमला करते हुए उस शहर पर कब्जा करने लगे। तब तक दूसरा अमोघनाथ भी हड़बड़ाते हुए वहां से भाग चुका था। इतने में ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी नजर फंगारी और फारिश की तरफ करते हुए कहा, देखिए, हमारे अमर पक्षी गुट का मकसद किलारू दल पर हमला करने का है। इसलिए जब आप लोग पूरी तरह से इस शहर पर कब्जा जमा लें तो सीधे किलारू दल आ जाइएगा, क्योंकि वहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। खैर, हमें आगे बढ़ते रहना होगा, इसलिए मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर ध्रुवांश वहां और नहीं रुका और अमर पक्षी फौज को लेकर सीधे जाने लगा। तब फारिश ने उसे जाते हुए देख मुस्कुरा कर कहा, क्या लड़का है ये फंगारी? इसे नकाश दल में आए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और ये अमर पक्षी फौज का सेनापति बन गया। इस पर फंगारी ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ चाचा, कमाल तो है ये लड़का। बल्कि पिछली बार जब मेरी इससे मुलाकात हुई थी ये उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पता नहीं ताकत की कौन सी गोली खाता जा रहा है। अगर इसकी यही रफ्तार रही तो अगले कुछ वक्त में नकाश दल में एक और वजीर तैयार हो जाएगा। तब फारिश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं, हमें जल्द से जल्द इस चिंगार शहर पर कब्जा जमाना होगा। उसके बाद चलते हैं किलारू दल। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि वहां तो हमें बहुत मजा आने वाला है। ये कहकर फंगारी के साथ वो आगे बढ़ने लगे और चिंगार शहर की छानबीन करने लगे कि वहां कोई और दुश्मन तो नहीं छुपा हुआ था। इस दौरान पक्षिका, जिसने फैसला भले ही लिया था किलारू दल जाने का, पर वो तुरंत उस जगह पर नहीं पहुंची थी, बल्कि चिंगार शहर से थोड़ा पहले उसने ध्रुवांश और अमर पक्षी फौज को जरूर आगे भेज दिया था, जबकि वो वहां रुककर थोड़ा काम करने लगी थी। इस बीच ध्रुवांश और अमर पक्षी फौज के योद्धा सिकंदरों के घर में हंगामा मचाते गए और लगातार आगे बढ़ते रहे। वो भले ही नक्काश दल के साथियों की मदद करता और रास्ते में पड़ते किसी भी शहर पर कब्जा नहीं जमाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मंजिल साफ थी और वो थी किलारू दल। इसी तरह महज एक दिन में नक्काश दल के साथियों की नजर में अमर पक्षी फौज की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ गई। बल्कि ध्रुवांश उनकी मदद कर बाद में उनसे मदद भी मांग लेता किलारू दल का सामना करने के लिए, और वो सभी योद्धा मदद करने के लिए मना भी नहीं करते। फिर अगले दिन अलग अलग दिशाओं से योद्धा आगे बढ़ते गए और एक तरह से किलारू दल को चारों तरफ से घेरते गए। वो नजारा देखने में बड़ा ही शानदार लग रहा था, लेकिन सबसे खतरनाक तो थी अमर पक्षी फौज, जिसकी अगुवाई कर रहा था ध्रुवांश। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब नक्काश दल के योद्धा किलारू दल के इलाके में घुसे तो उन पर वैसे हमले नहीं हुए जैसे हम लोग की उम्मीद थी। ऊपर से उसकी सीमा से लगे सभी शहरों ने जरा भी बचाव नहीं किया। इस दौरान पक्षिका भी अमर पक्षी फौज के साथ जुड़ गई थी और इन अजीबोगरीब हालात को देखकर वो और ध्रुवांश दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए। लेकिन कुछ पलों बाद उन्हें कुछ समझ आने लगा, जिसके चलते पक्षिका ने कहा, अच्छा, तो ये लोग हमसे डरे नहीं है, बल्कि सारी शक्तियां अपने घर पर इकट्ठा कर रहे हैं। किलारू दल में हमारा जो मुकाबला होगा वो वाकई दिल दहला देने वाला होगा ध्रुवांश। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर उसकी इस मुस्कुराहट में एक अजीब सी बेरहमी भी झलक रही थी। तकरीबन आधे दिन तक और आगे बढ़ते रहने के बाद आखिरकार अमर पक्षी फौज धीरे होती दिखी। वो लोग एक बहुत बड़ी पहाड़ी के पास पहुंच गए थे जहां काफी ज्यादा अंधेरा था। इस अंधेरे के बीच बिजली की गर्जन सुनाई दे रही थी, जिससे आसपास का इलाका भी कांप रहा था। इतने में सामने खड़े विशालकाय पहाड़ को देखकर ध्रुवांश भी यहाँ भरने लगा। तभी पहाड़ के चारों तरफ मौजूद रोशनियां एक जगह आते हुए अमर पक्षी फौज के साथ खड़ी हो गई। ये सारे नक्काश दल के वो साथी थे जो इस युद्ध में उनका साथ दे रहे थे। उनके रास्ते में भी उन्हें किसी भी हमले का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे वो लोग भी काफी हैरान रह गए थे। तब अमर पक्षी फौज के पास आकर उन्होंने भी ध्रुवांश और पक्षिका को देखा जो पहाड़ के ऊपर देख रहे थे। अब तक हर कोई ये बात समझ चुका था कि किलारू दल ने असल में पूरी तैयारी कर रखी थी अपने गढ़ को बचाने की। इसलिए रास्ते में किसी को भी कोई योद्धा इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो सब तो सामने देखते पहाड़ पर थे। तभी अचानक उस जगह की खामोशी को तोड़ते हुए पक्षिका ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम छुपे रहोगे और हमें तुम्हारे होने का पता ही नहीं चलेगा? फिजूल में छुपना बंद करो और सामने आ जाओ। इसके तुरंत बाद एक गरजती हुई भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ी, मान गए, पक्षिका गुट की वजीर है तो बहुत काबिल, लगता है छुपे रुस्तमों का पता लगाने की काफी आदत है तुम्हें। उस गरजती हुई आवाज के तुरंत बाद पहाड़ पर एक चमकती हुई बिजली दिखाई दी जो सीधे नीचे की तरफ ही आ गई। उस बिजली के बाद और बहुत सी बिजलियां पहाड़ पर से नीचे आने लगी, जिसे देखकर अमर पक्षी फौज के योद्धा कुछ कदम पीछे हट गए। तब उन्हें देखा कि बिजलियों के साथ नीचे आने वाले असल में ढेर सारे ताकतवर योद्धा थे। इन योद्धाओं में से आधे से ज्यादा तो किलारू दल के लग भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े और उनकी शक्तियां बाकियों से काफी अलग थी। इससे ध्रुवांश समझ गया कि किलारू दल ने भी वही रणनीति अपनाई थी जो अमर पक्षी फौज ने अपनाई थी। इस बीच ध्रुवांश ने उस जगह पर देखा जहां सबसे ज्यादा शक्तियां महसूस हो रही थी। उस जगह पर उसे एक शख्स हवा में तैरता हुआ नजर आया, जिसके शरीर से लगातार बिजलियां निकल रही थी। ये बिजलियां काली बिजलियों से भी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। तब ध्रुवांश ने कुछ समझते हुए कहा, इस पूरे किलारू दल में इसके लीडर प्राण से ज्यादा खतरनाक शक्तियां और किसकी हो सकती है? ये पक्का प्राणी होगा। लेकिन नक्काश दल के बहुत से साथियों में अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट भी भर गई थी, क्योंकि प्राण वाकई एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि उसकी ताकत तो पक्षिका से भी ज्यादा थी, जिस वजह से लोगों को ये फिक्र महसूस हो रही थी। इतने में प्राण ने अपनी नजर पक्षिका की तरफ करते हुए हंसकर कहा, बहुत वक्त से सुनता आ रहा था कि नक्काश दल में एक अमर पक्षी है जो बड़ी ही खूंखार लेकिन खूबसूरत है। आज देख रहा हूं कि वो बातें सिर्फ अफवाहें नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं बच्ची, लड़ना मर्दों का काम होता है, औरतों का नहीं।
तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर अगर घाव आ जाए तो कितनी बदसूरत दिखने लगोगी, ये कभी सोचा है तुमने? मगर उसकी बातें सुनते वक्त पक्षिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार रही, बल्कि वो तो कुछ कदम चलकर आगे आई और उसने बेइंतहा चेतना शक्ति अपने शरीर से बाहर निकालनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इन शक्तियों के बीच उसका शरीर काफी ज्यादा चमकने लगा था और वो देखते ही देखते अपने असली अमर पक्षी के रूप में बदल गई। उस अमर पक्षी की गूंजती हुई चीख पूरे इलाके में फैल रही थी, जिसे सुनकर प्राण के कुछ साथियों को घबराहट महसूस होने लगी। इतने में उसकी बड़ी हुई ताकत महसूस कर खुद प्राण के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कमजोर पड़ गई। वैसे तो पक्षी का चौथे पड़ाव की अमोघनाथ थी, मगर थी तो वो एक प्राचीन तिलिस्मी जानवर, यानी उसका शरीर किसी पांचवें पड़ाव के अमोघनाथ से टकराने के काबिल था। इतने में प्राण ने आवाज में भार के साथ आगे कहा, अमर पक्षी वजीर, क्या तुम सच में हमारे खिलाड़ू दल से जंग लड़ना चाहती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमसे लड़कर तुम्हें फायदा नहीं होगा। माना कि हम दोनों इलाकों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे खिलाड़ू से और बहुत ज्यादा अमीर दल भी हैं, जिन्हें निशाना बनाकर तुम्हारे गुट को कई गुना ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसे में हमें निशाना बनाना समझदारी तो बिल्कुल नहीं होगी। इस पर पक्षिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मर्द घबरा गया क्या? अब क्यों दूसरों की तरफ भेजना चाह रहे हो हमें? देखो, अगर तुम लोग लड़ना नहीं चाहते हो तो हमें भी खामखा लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। बस हमें ये पहाड़ी सौंप दो और तुम कहीं और अपना दल खड़ा कर लो। लेकिन उसकी बात सुनते ही प्राण के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, मैंने तुमसे दूसरों पर हमला करने को इसलिए कहा था क्योंकि हमसे लड़ना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब जो कि तुम लोग बदतमीजी पर ही उतर आए हो, तो हमें दोष मत देना कि हम तुम्हारा कितना बुरा हाल करेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारा खिलाड़ू राह चलता पत्थर है जिससे कोई भी लात मारकर आगे बढ़ जाएगा? ठीक है, तो चलो लड़ लेते हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे अमर पक्षी गुट को खत्म करने पर हमारे दल की इज्जत सिकंदरों के गढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो जानता था कि उस इलाके में इज्जत बढ़ने से उसके दल को कितना फायदा होता, इसलिए तो उसने हर जगह से ढेर सारे योद्धाओं को वहां बुलवा लिया था। मगर उसकी बात सुनकर पक्षिका ने बड़ी साफ अंदाज में जवाब दिया, इज्जत देखने के लिए तुम लोग सही सलामत बचोगे ही नहीं। वैसे सच कहूं तो असल में हमसे हारकर तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है। काफी तैयारियां की है ना तुमने मेरे अमर पक्षी गुट से लड़ने की, तो चलो अभी लड़ाई शुरू कर ही देते हैं। इतने में प्राण की नजर ध्रुवांश की तरफ पड़ी, जो अमर पक्षी फौज में सबसे आगे खड़ा था। उसे घूरते हुए प्राण ने मुस्कुराकर कहा, यही है ना तुम्हारा सेनापति? मैंने काफी सुना था कि इसने हाल ही में नक्काश दल में काफी हंगामा मचा दिया था। देखने में तो बड़ा ही मामूली लगता है, मगर मशहूर तो काफी ज्यादा हो गया है। मानना पड़ेगा, इससे पहले तो हमेशा अमर पक्षी फौज को सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन तू तो इसका भाग्य बदलने में कामयाब हुआ लड़के। वैसे मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहती उसने अपना हाथ लहराया, जिससे पहाड़ से और बहुत सी बिजलियां नीचे आने लगी। वो बिजलियां उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई थी, जो असल में खिलाड़ू दल के योद्धा ही थे। मगर ये योद्धा बाकी योद्धाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर थे। योद्धाओं की इस फौज को देखकर रीजा ने धीमी आवाज में ध्रुवांश को बताया, ध्रुवांश, ये है खिलाड़ू दल की असली खिलाड़ू फौज। ध्रुवांश ने भी अपना सर हिलाते हुए उस फौज की तरफ देखा। पिछले कुछ वक्त से खिलाड़ू दल ध्रुवांश के निशाने पर था, इसलिए उस दल के बारे में काफी कुछ पता करता आया था। तब उसे खबर मिली थी इस खिलाड़ू फौज की, जो ताकत के मामले में अमर पक्षी फौज से कमजोर तो हरगिज नहीं थी। ध्रुवांश ने गौर से उस फौज को देखना शुरू किया, तभी उसे फौज में से एक आदमी चलकर बाहर आता हुआ दिखा। वो आदमी काले रंग के कपड़े पहने हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस आदमी ने बाहर आते ध्रुवांश की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, जिसके साथ उसने कहा, मैं हूं खिलाड़ू दल का योद्धा और इस फौज का सेनापति प्रोबा। प्रोबा का नाम सुनते ही अचानक से ध्रुवांश को उससे जुड़ी जानकारी याद आ गई। प्रोबा खिलाड़ू दल के दो सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था और वो तीसरे पड़ाव का अमोघनाथ था। इसके अलावा वो खिलाड़ू फौज का सेनापति भी था, जिसके साथ मिलकर ही खिलाड़ू दल ने नक्काश दल के बहुत सुपर योद्धा का न्यू एपिसोड चाहिए तो हमें कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर।